हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या होगा अगर किसी देश के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता के अंतिम संस्कार में हजारों लोग सिर्फ शोक मनाने नहीं बल्कि खुलेआम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की हत्या की मांग करने लगे? क्या होगा अगर मन से कहा जाए ट्रम्प को मानना हमारी जिम्मेदारी है और भीड़ तालियां बजाकर उसका समर्थन करे? सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। और यही रीजन है कि पूरी दुनिया की नजर अब फिर से मिडिल ईस्ट पर टिक गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्यूनरल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था, एक वार्निंग थी और शायद आने वाले बड़े टकराव का संकेत भी। अब पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल के साथ हुए युद्ध की शुरुआत में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी और उनके परिवार के कई सदस्य एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। युद्ध की वजह से अंतिम संस्कार के कई महीनों तक टलता रहा। अब जब हालात कुछ शांत हुए तो ईरान ने पूरे देश में कई दिनों तक चलने वाला विशाल राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया। लेकिन ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, ये बदले की राजनीति का मंच बन गया। अब आप सोचिए, जब किसी देश का सबसे बड़ा नेता युद्ध में मारा जाता है तो लोगों का गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं रहता, वो राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन जाता है। और यही आज ईरान में दिखाई दे रहा है। तेहरान के ग्रैंड मसाला में लाखों लोग जमा हुए, लाल झंडे, ईरानी झंडे, खामेनी की तस्वीरें और लगातार गूंजते नारे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। लेकिन इस बार बात यही नहीं रुकी। भीड़ में ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिन पर सीधे लिखा था, किल ट्रम्प, देयर विल बी ब्लड। और एक पोस्टर पर तो डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू को क्रॉस हेयर के अंदर दिखाया गया, उनके नीचे कॉफिन्स बनाए गए थे। इतना ही नहीं, पोस्टर पर लिखा था, जो दोनों को मार देगा उसे जमीन का इनाम मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ गुस्से का प्रदर्शन था या दुनिया के लिए एक खुला संदेश? देखिए, मिडिल ईस्ट की राजनीति में सिंबलिज्म बहुत मायने रखता है। कई बार पोस्टर, नारे और भाषण सीधे मिलिट्री एक्शन नहीं होते, लेकिन उनका मकसद होता है अपने समर्थकों को एकजुट करना और दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना। यानी मैसेज साफ है, हम भूले नहीं है। लेकिन ऐसे संदेश कभी कभी हालात को और ज्यादा खतरनाक भी बना देते हैं। अब एक और बड़ी बात, फ्यूनरल के दौरान मंच पर मौजूद ईरान के एक प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद रसल ने भीड़ से कहा, ट्रम्प की हत्या हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल भी पूछा, जिसने हमारे इमाम को मारा वो अभी तक जिंदा क्यों है? और हजारों लोगों ने तालियां बजाई। अब आप सोचिए, जब ऐसा बयान किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सुनाई दे तो दुनिया उसे हल्के में कैसे ले सकती है? यही कारण है कि ऐसे बयान अमेरिका और इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी चिंता का विषय बन जाते हैं। अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं रही, अब बात नेताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा तक पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फ्यूनरल में ईरान की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप एक साथ दिखाई दी। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट स्पीकर्स, रिवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े कमांडर सब एक मंच पर मौजूद थे। युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े नेता सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम टूटे नहीं है, हमारी लीडरशिप अभी भी खड़ी है, हम अभी भी लड़ सकते हैं। यानी ये सिर्फ फ्यूनरल नहीं, स्ट्रेंथ शो भी था। लेकिन एक चेहरा गायब था। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले हुए हमले में घायल हुए थे और अभी भी सुरक्षित स्थान पर है। अगर ये सच है तो इसका मतलब साफ है, ईरान को अभी भी नए एयर स्ट्राइक्स का डर बना हुआ है। अब सवाल ये है, अगर लीडरशिप खुद खुलकर सामने नहीं आ सकती तो क्या ईरान वास्तव में सुरक्षित महसूस कर रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब एक भावुक दृश्य, फ्यूनरल में सबसे छोटा ताबूत एक 14 महीने की बच्ची का था। वो भी उसी हमले में मारी गई थी।
उस छोटे से कॉफिन ने वहां मौजूद हजारों लोगों को भावुक कर दिया। अब आप सोचिए, जब युद्ध में बच्चे मरते हैं तो राजनीति पीछे छूट जाती है, सिर्फ दर्द बचता है, और यही दर्द कई बार आने वाले वर्षों की राजनीति तय करता है। इसलिए बदले की भावना इतनी मजबूत दिखाई दे रही है। अब एक और बड़ा मुद्दा, ये पूरा फ्यूनरल ऐसे समय में हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव फिर बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर कहा, वी नॉट द हेल आउट ऑफ ईरान, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईरान को फ्यूनरल के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। अब आप सोचिए, जब एक तरफ फ्यूनरल में बदले के नारे लग रहे हो और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी भाषा इस्तेमाल करे तो तनाव कम होगा या और बढ़ेगा? यही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है। हर बयान अगले बयान को और ज्यादा आक्रामक बना देता है और फिर डिप्लोमेसी पीछे छूटने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वास्तव में ट्रंप या नेतन्याहू पर हमला करेगा? देखिए, इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। सीधा हमला करना अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ बहुत बड़े युद्ध को न्योता देना होगा। इसीलिए संभावना ज्यादा यही रहती है कि अगर जवाब आता भी है तो वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हो। साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, रीजनल एस्केलेशन या स्ट्रैटेजिक प्रेशर। मिडिल ईस्ट में कई बार लड़ाई सामने नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती है, और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। अब आप सोचिए, अगर एक छोटी सी घटना भी गलत समय पर हो जाए तो क्या फिर पूरा इलाका दोबारा युद्ध में जा सकता है? इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि पूरी दुनिया अभी इंतजार कर रही है, क्या बदला सिर्फ नारों तक रहेगा या आने वाले दिनों में जमीन पर भी कुछ बदलेगा? दोस्तों, तेहरान का ये फ्यूनरल इतिहास में सिर्फ एक अंतिम संस्कार के रूप में याद नहीं किया जाएगा, इसे उस दिन के रूप में भी देखा जाएगा जब शोक, राजनीति, धर्म और बदले की भावना एक ही मंच पर खड़ी दिखाई दी। अब आगे क्या होगा ये सिर्फ ईरान तय नहीं करेगा, अमेरिका, इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट की अगली चाल आने वाले महीनों की दिशा तय करेगी। क्योंकि इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, युद्ध हमेशा गोलियों से शुरू नहीं होते, कई बार वे नारों से शुरू होते हैं। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियो पॉलिटिकल एनालिसिस आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।